हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और अदर जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिससे कि टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी और पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। सो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो फर्स्ट है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर। जो डीपीएसपी है वो प्रकृति में गैर न्यायसंगत है। सेकंड स्टेटमेंट है, डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी जो डीपीएसपी है वो देश के शासन में मौलिक हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, डीपीएसपी कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर सकते हैं। बेसिकली डीपीएसपी यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप पार्ट 4 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हिंदी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो इस रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल एक और तीन, या एक दो तीन, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका एनालिसिस देखते हैं, देन हम क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 37 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय न होने का मतलब है कि जो डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान दिए हुए हैं उनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी उनको इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के एक भी प्रावधान को हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। सो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। किंतु 37 में ही कहा गया है ये देश के शासन में मूलभूत हैं, दे आर बेसिक इन दी कंट्री गवर्नेंस। जो हमारा देश का शासन है उसमें ये मूलभूत जरूर है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो डीपीएसपी को देखकर ही, ध्यान में रखकर ही कोई नीति बनाती है। इसलिए ये देश के शासन में मूलभूत हैं। अब अगर हम देखते हैं, इस पर डिस्कस कर देंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो देखिए, चंपकन दोराइजन जो केस आया था मद्रास स्टेट वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। यानी मूल अधिकार डीपीएसपी से अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद होता है तो उसमें फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट को। वहीं फिर केरला एजुकेशन जो बिल आता है उसमें कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डीपीएसपी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी जो केरल शिक्षा विधेयक आता है उसमें कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन फिर भी इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन फंडामेंटल और डीपीएसपी, यदि फिर भी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है, तो जो मूल अधिकार है वो डीपीएसपी से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। देन फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है। मिनर्वा मिल्स केस में कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है इनके बीच संतुलन होना बहुत आवश्यक है, और ये दोनों ही मूल ढांचे का हिस्सा हैं। यानी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो अगर हम इन सब के निष्कर्ष के आधार पर देखेंगे तो डीपीएसपी से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी फंडामेंटल राइट को, और बेसिकली सामान्यतः इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने का काम किया जाएगा। सो अब इस पूरे स्टेटमेंट के आधार पर हम फिर से अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो देखिए, तो डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्याय संगत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक है, ये भी करेक्ट है। और डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक। सो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली 1 और 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला आर्टिकल 40 डील्स विद दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। सेकंड जो स्टेटमेंट कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 48, यानी कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा डीपीएसपी से ही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनडी में पूछा गया अभी 2025 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान के अधीन मूल अधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल राइट? सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। सो देखिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि काम पाने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क। देखिए, राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी, जी हाँ, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये आप देखेंगे ये आता है अंडर आर्टिकल 21। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और आप देखेंगे इसी में जो केस आया था जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, वो है पुट्टा स्वामी केस। सो आपको ये ध्यान रखना है कि पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक, अब लिखा है इसमें थर्ड स्टेटमेंट कि 6 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, और वो आता है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A में लिखा है 6 to 14 ईयर चाइल्ड, ना कि 6 से 18 वर्ष के बच्चे। सो 18 की वजह से ये गलत हो जाएगा। सो इन तीनों स्टेटमेंट में केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में एक स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो आपको ये पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने हैं। ये सिविल सर्विस एग्जाम में 2021 में पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। कह रहे हैं कि 1954 में जब ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए तो उनको केवल एक बार निलंबित किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। सो इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। सो चलिए, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं, देन हम फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले आप समझना है कि जो स्टेट है हमारा वो शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दे सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, परमवीर, महावीर। अब 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड। यानी जो उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार प्रारंभ किए। लेकिन जेबी कृपलानी ने कहा कि 18 का उल्लंघन है, और क्योंकि 18 में उपाधियों का अंत बताया गया, तो ये केस पहुंचता, और इसी आधार पर जेबी कृपलानी के इस स्टेटमेंट के आधार पर 1977-78 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैन कर दिया इन पुरस्कारों को। तब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में बाय बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, यानी बालाजी राघवन केस के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और देन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, दो चीजें यहाँ पर, एक है उपाधि जो कि आर्टिकल 18(1) में कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा, और एक है अवार्ड, पुरस्कार। अब उपाधियां अवैध हैं, इनवैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फिशनेस को बढ़ावा देती हैं, स्वार्थ को बढ़ावा देती हैं, और डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति को प्रमोट करते हैं। सो इसलिए उपाधियां बैन होंगी, इनवैलिड होंगी। वत जो अवार्ड हैं ये क्यों वैध होंगे? क्योंकि ये फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सोसाइटी, वर्ल्ड और कंट्री। क्योंकि ये जो अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं समाज, विश्व और देश के प्रति योगदान के लिए, और इससे लोगों की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, ना कि उनकी सेल्फिशनेस को। इससे समाज को बढ़ावा मिलता है। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो उससे पूरी इंडिया को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में। इसी प्रकार से कोई खिलाड़ी को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा अच्छे किए गए कार्य को अगर हम अवार्ड देते हैं तो वो समाज, विश्व और देश के प्रति उसके योगदान को प्रदर्शित करता है, ना कि उसके स्वार्थ को। सो इसलिए अवार्ड वैलिड है। और जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न है, ये अवार्ड है, ना कि टाइटल। सो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा
तो अवार्ड फिर से वैलिड हुए और 1980 में फिर से जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो उसको रीस्टार्ट कराती है। सो पहले तो हमने ये समझा कि अवार्ड और टाइटल में क्या डिफरेंस है। अब उसी स्टेटमेंट के आधार पर हम 2-3 पॉइंट और देखते हैं कि जो पद्म पुरस्कार 1954 में एस्टेब्लिश किए गए थे, हालांकि इन पुरस्कारों को अभी तक 3 बार निलंबित किया जा चुका है। दीज अवार्ड हैव बीन सस्पेंडेड 3 टाइम्स। 1977 80 में मोरारजी देसाई, जो कि मैंने अभी बताया था, फिर 1993 1997 के बीच में कानूनी प्रक्रियात्मक चुनौतियों के कारण इसको ड्यू टू लीगल एंड प्रोसीजरल चैलेंजेस की वजह से, और फिर 1978 के द्वारा भी इसको जनता पार्टी के द्वारा कुछ इसकी समीक्षा के आधार पर इसको सस्पेंड किया गया था। सो अभी तक ये 3 बार निलंबित किए जा चुके हैं। और लास्ट आप देखेंगे नोटेबल पॉइंट कि भारत रत्न को नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं, वो कहते हैं कि जो प्राप्तकर्ता है उनकी संख्या प्रति वर्ष अधिकतम 3 तक सीमित है, 5 नहीं। सो अगर हम इन सबके आधार पर अब अपने क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं, सो आप देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो देखिए, तो भारत रत्न पद्म ये संविधान के अंतर्गत उपाधियां हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी देखा, ये उपाधि नहीं है, अवार्ड है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल 1 बार निलंबित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 बार नहीं, कितनी बार निलंबित किया गया है? 3 बार निलंबित किया गया है। और अगर हम लास्ट देखते हैं कि वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी कितनी है? 3 तक सीमित है। सो इस आधार पर हम कहेंगे कौन से सही नहीं है, तो बोथ 1 2 3 तीनों के तीनों जो है वो सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य को निर्देश देता है? सो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, क्योंकि निर्देश हमारे कहाँ है? ये आप पढ़ेंगे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब चूंकि इसमें ये जो 3 ऑप्शन होने, इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अगर आप आर्टिकल 44 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप ये देखेंगे तो ये पंचायतों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। आप पढ़ेंगे पंचायती राज भारतीय संविधान के पार्ट 9 में आपको देखने को मिलेगा। 243 से स्टार्ट होता है, 243 ओ तक जाता है, 243 ओ तक ये आर्टिकल मिलेंगे आपको। और 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के इलेक्शन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। ठीक, तो इनको एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, तो आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन की बात करता है। 44 में यूसीसी एक समान नागरिक संहिता, और 243 जो था उसमें पंचायतों में आरक्षण की बात की गई। थोड़ा इसको देख लेते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनिवार्य आरक्षण दिया जाएगा, यानी उनका जो रिजर्वेशन होगा वो मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट उसी में आप देखेंगे पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है वो राज्य विधानमंडल के स्वबे पर छोड़ा हुआ है, यानी जो डिस्क्रिएशन छोड़ा गया है स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देना है किसी स्टेट में, तो वो किसका डिस्क्रिएशन होगा? स्टेट लेजिस्लेचर का। और एटलीस्ट 1/3 यानी 33% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, किसी भी पंचायत में 1/3 सीटें यानी 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। और ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर इनकी संख्या को बढ़ा सकता है, ना कि कम। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमने ये 3 जो आर्टिकल दिए हैं उनका भी हमने देखा कि किस पार्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमको अब जो कंसीडर करना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पहला कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, यानी द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहले इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं। सो देखिए, क्षमादान की शक्ति सबसे पहले तो ध्यान रखना है अंडर आर्टिकल 72 आती है, और क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है किसको? राष्ट्रपति को। सो प्रेसिडेंट हैज गिवन द पावर टू पार्डन, किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, जिसमें वो, यानी जिसमें द प्रेसिडेंट कैन पार्डन द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कैन रिप्राइव, रेमिट और स्टॉप और कम्यूट, यानी प्रविलंबन, परिहार, विराम, लघुकरण, जो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट की पार्डन पावर है वो 5 प्रकार की होती है। प्रविलंबन यानी रिप्राइव्स, परिहार यानी रेमिशन, लघुकरण यानी कि कम्यूट, विराम यानी कि रेस्पाइट, क्षमा यानी कि पार्डन। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि भाई अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। सो द नोटेबल पॉइंट इज कि वो करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, जब किस किस को, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उसने संघीय विषय से संबंधित कोई अपराध किया हो, या उसका मृत्यु दंड को सजा दी गई हो, इन आधारों पर। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने इपरू बनाम आंध्र प्रदेश केस में निर्णय दिया कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है
उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सो जुडिशियल रिव्यू इनका किया जा सकता है। अब इसको पढ़ने के बाद हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने देखा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर करेगा, ये गलत है। क्योंकि अभी पढ़ा है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। सो इधर ऑप्शन नंबर ओनली ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? सो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के पोस्ट के बारे में पूछा गया है, तो हम देखेंगे आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सो 52 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 53 में क्या है? 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां, जिसमें कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। 75 में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, जो क्या करेगी? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको सलाह देगी? एडवाइस देगी राष्ट्रपति को। सो ये 53, 54, 52, 75, 74 हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? सो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये या तो लोकसभा के लिए अपनाई जाती है या विधानसभा के लिए। ठीक, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव भारत के उपराष्ट्रपति का नहीं होता है, लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, और हमारे पंचायतों में जो सरपंच होते हैं उनका चुनाव होता है। लॉटरी प्रणाली ये गलत हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं? रॉन्ग है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, और इसके अलावा राज्यसभा का भी जो सदस्यों का इलेक्शन होता है वो भी इसी आधार पर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब पूछा गया है कि जो भारत में कौन सी निम्नलिखित कौन सी भूमिका भारत के राष्ट्रपति की नहीं है? तो पूछा है नॉट अ रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एनटीपीसी में पूछा गया, अंडर ग्रेजुएट 2025 जो भी एग्जाम हुए। चुनाव कराना नहीं, चुनाव कराना बेसिकली काम है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। संसद का सत्र बुलाना और उसे भंग करना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विधेयकों में कानून को पारित करना, बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 111, तो किसी भी विधेयक को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। सो ये करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमने अभी देखा, बिल्कुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता कौन है? राष्ट्रपति। सो पूछा गया राष्ट्रपति की नहीं है, तो इस हक के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का वैध कारण है? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें बताना है हमें इम्पीचमेंट के बारे में। सो देखिए इम्पीचमेंट के बारे में अगर आप देखेंगे तो अंडर आर्टिकल 61 आता है, और 61 में कहा गया है कि इसका जो बेस है, जो आधार है महाभियोग का, वो क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अतिक्रमण किसी भी प्रकार से होगा, या संविधान का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण किया जाएगा, वायलेशन किया जाएगा, उस आधार पर इम्पीचमेंट लगेगा। सो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा भंग करने से इनकार करना, नहीं, इस पर नहीं होगा। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। रिफ्यूजिंग टू डिसॉल्व लोकसभा एंड डिक्लाइन टू साइन अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। फिर लिखा है जानबूझकर, यानी विलफुली एक्टिंग अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो यही है राइट आंसर। किसी भी प्रकार से संविधान का वो अतिक्रमण करता है तो उसके आधार पर, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया? सो ध्यान रखना, इसके बारे में समझने, अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मूल संविधान की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44th सीएए यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1978 में आया था, इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, निरस्त कर दिया इसको। और वर्तमान में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 पार्ट 12 में मिलेगा, और आपको मिलेगा ये अंडर आर्टिकल 300 ए में। और वर्तमान में ये राइट टू प्रॉपर्टी एक प्रकार का लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट। सो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? सो देखिएगा, अगर आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर चाइल्ड, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा। सो ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके द्वारा एजुकेशन एक्ट लाया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट लाया गया था, जिसको 2010 में लागू किया गया। तो बेसिकली ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग लाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये लगाया था 2009 में और ये लागू हुआ था 2010 में। तो इतनी बातें हमको याद रखनी। सो राइट आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट पूछ रहा था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस और फ्रेंच पार्लियामेंट। ये एनडीए में पूछा गया। तो देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिपेंड करता है, आधारित है ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया, यानी हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या एडॉप्ट किया है। सो देखिए, सबसे पहले तो सर्वाधिक योगदान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है वो 1935 के एक्ट का है, जिसमें मेन सोर्स है हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका की संरचना है, लोक सेवा आयोग है, संघीय व्यवस्था है, राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण। ये सभी के सभी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा संविधान का 70 to 75% जो बना हुआ है वो कहाँ से लिया है हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय लोकतंत्र, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। तो इसी पर क्वेश्चन हमारा ये बेस्ड था कि हमारी जो पार्लियामेंट संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने बाइकैमरल सिस्टम लाइक लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है वो भी हमने यहीं से लिया है। विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। इसके अलावा और जो हमने देशों से प्रोविजंस लिए हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे यूएसए। यूएसए से हमने प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए यहाँ पर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जबकि यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रियम्बल की डेफिनेशन ली। देखिए, आइडिया हमने प्रियम्बल का अमेरिका से लिया है, लेकिन जो डेफिनेशन है, लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जो संयुक्त बैठक है, जो हमारी ज्वाइंट सेटिंग है, आर्टिकल 108 में आप पढ़ते हैं इसको, ज्वाइंट सेटिंग को। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड से हमने लिए हैं डीपीएसपी, जो कि अभी हमने पढ़े थे। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस जो है वो भी हमने आयरलैंड से ली है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है, 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड से लिया हुआ है। कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है? तो हमारे यहाँ की जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम लिया है। इसके अलावा जो रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर में वेस्टेड है वो भी हमने लिया है, और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन दी स्टेट, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसेस लिया है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया है। इसके अलावा जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर लिया है। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और प्रस्तावना में हमने न्याय की जो विचारधारा है वो ली है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान यहाँ पे लिख रहा था, 5 ईयर प्लान, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है वो भी हमने कहाँ से ली है? यूएसएसआर से। और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था, ये सब हमने जापान से लिए हैं। सो ये सारे प्रोविजन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहा गया है, देखिए, फर्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल, जब आप आर्टिकल 79 पढ़ेंगे उसमें यही कहा गया है कि जो हमारा संसद है वो किस किस से मिलकर बनेगा। सेकंड, 1950 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्यों ये गलत होगा? तो देखिए, राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1952 में हुई थी, ना कि 1950 में, इसलिए गलत है। यहाँ पर क्या होना था?
1952, तब ये सही होता। सो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई। यह एक स्थायी सदन है, ठीक ना। राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये सेंटर में, और ये वरिष्ठ सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें इसके फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है? तो देखिए, 4 क्षेत्र आते हैं, जिसमें लिटरेचर है, साहित्य है, विज्ञान है, कला है। लेकिन जो चौथा है वो है सोशल सर्विस, समाज सेवा। क्या आता है इसमें? समाज सेवा, ना कि राज्य सेवा। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक किसके नियमों से चलती है? तो ध्यान रखना, जब ज्वाइंट सेटिंग होती है अंडर आर्टिकल 108, तो वो ना लोकसभा के नियमों के अकॉर्डिंग चलती है। सो राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द गिवन बिल्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन अ ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस? तो देखिए, ज्वाइंट सेटिंग पहले ध्यान रखेंगे आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ध्यान रखना, केवल ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, साधारण विधेयकों के संबंध में ही आपके ज्वाइंट सेटिंग आएगी। ओनली ऑर्डिनरी बिल। सो ऑर्डिनरी बिल के लिए, ना कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ओनली एक शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? अभी हमने देखा है डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। क्यों हो जाएगा? तो आप देखना, एक कमीशन बना था फजल फजल अली फजल अली आयोग। जो फजल अली कमीशन था, ये बनाया गया था, जिसमें टोटल 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली साहब थे, जो कि खुद इसके चेयरमैन थे। दूसरे थे एच.एन. कुंजरू, जिनका पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे सदस्य थे के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर के.एम. पडिक्कर का पूरा नाम है कवलम माधव पडिक्कर, इनका पूरा नाम है पडिक्कर, ठीक। तो ये 3 सदस्य थे इसमें, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फजल अली कमीशन। ध्यान रखेंगे, जो फजल अली आयोग है, इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953। और इनकी जो ये क्या है, गठन, इनका फॉर्मेशन हुआ था। और जो रिपोर्ट इनकी आई थी 30 सितंबर 1955 को, ठीक, जिसमें इन्होंने सिफारिश की थी। तो इस सिफारिश के आधार पर ही लाया गया, आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसके आधार पर लाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम को हम कहेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये लाया गया था 1956 में। और इसी एक्ट के जरिए, ध्यान रखेंगे, भारत में टोटल 14 राज्य यानी 14 स्टेट और 6 यूटी जो है वो स्थापित की गई थी। सो अगर आप देखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? बेसिकली यहाँ पर पूछ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ है वो कब आया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे राज्यों के गठन का, फॉर्मेशन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पर आप पहुंचेंगे 2000 ईयर में। यहाँ पर 3 राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था। एक मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड। और थर्ड बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, ठीक है। बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। तो ये 3 स्टेट बने थे। अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ हमारे देश का बना था 26वां राज्य, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड जो बना था वो 9 नवंबर को बना था, 9 नवंबर 2000 को। और ये हमारे देश का 27वां राज्य बना था। और जो झारखंड है ये बना था 15 नवंबर 2000 को, और ये हमारे देश का 24वां राज्य बना था। सो अगर हम छत्तीसगढ़ वाला देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, जिनको हमने में डिटेल एनालिसिस के तहत देखा है फ्रेंड्स। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, जो ये रहा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा के स्थायी सदन होने के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सीधे सीधे नहीं निकाला जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस। सो ये आपके ऑप्शन है, पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं हो सकती, बी सी डी। इनको पढ़ के आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।